डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो में मैं डॉक्टर दिनेश किशोरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मित्रों, हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियां और उपन्यास में खंड 3 में हिंदी उपन्यास त्यागपत्र जैनेन्द्र का पढ़ेंगे। इसमें हम इकाई प्रथम हिंदी उपन्यास में लेखक का परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे। इस त्यागपत्र उपन्यास को पढ़ने से पहले हम जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त कर लेनी अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम इस उपन्यास की चर्चा करने से पहले हम कौन कौन से मुद्दे को पढ़ने वाले हैं, यह हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो हम लेखक का सबसे पहले व्यक्तित्व और उसके बाद लेखक का कृतित्व और उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार के जो व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उसका कौन सा गांव, और उन्होंने किस प्रकार के उपन्यास, किस प्रकार की रचनाएं लिखी है, उस पर हम विशेष प्रकार से प्रकाश डालेंगे। जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व के बाद उनके व्यक्तित्व पर किनका प्रभाव पड़ा है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। साथ में उनकी जो रचनाएं हैं, लेखक का कृतित्व, तो कृतित्व में भी हम ये देखेंगे कि लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, जैसे कि उपन्यास है, कहानी संग्रह है, नाटक हो, आत्मकथा, जो भी है, तो उन्होंने किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी है और उसमें उन्होंने किस प्रकार उस रचनाओं का प्रयोग किया है, किस प्रकार उद्देश्य को स्पष्ट किया है, यह हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं खंड 3 की प्रथम इकाई लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो खंड 3 में है कि उपन्यास, उसका नाम है उपन्यास त्यागपत्र जैनेन्द्र। उसमें पहली इकाई है इकाई 1 लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु। तो सबसे पहले जैनेन्द्र का हम व्यक्तित्व जानते हैं। तो व्यक्तित्व में है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म, निबंधकार भी है, एक लेखक भी है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में जैनेन्द्र का जन्म हुआ था। जन्म के 2 वर्ष बाद ही, जैनेन्द्र के जन्म के 2 वर्ष बाद ही पिता की मृत्यु हो जाने से जैनेन्द्र की माँ और उनके मामा ने उनका संरक्षण एवं लालन पालन किया। उनका जन्म का नाम, सबसे पहले बचपन का नाम आनंदीलाल था, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में प्रवेश लेते समय इनका नाम जैनेन्द्र रखा गया। जैनेन्द्र विदुषी माँ और विद्वान पिता के पुत्र थे। बचपन से प्रखर बुद्धिमान थे। जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। इनके मामा
महात्मा भगवान दीन एक बहुत बड़े चिंतक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव उस जैनेंद्र पर भी पड़ा है। जैनेंद्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। उच्च शिक्षा के लिए जैनेंद्र कुमार बनारस विश्वविद्यालय भेजे गए, परंतु कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 2 वर्षों में जैनेंद्र कुमार शिक्षा अधूरी छोड़कर वे दिल्ली आ गए। सन 1921 में जैनेंद्र कुमार तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रवेश तो लिया, परंतु कुछ ही दिनों में उसे भी छोड़ दिया। उन दिनों उनका परिचय श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और अन्य साहित्यकारों से हुआ। 1927 में मामा के साथ कश्मीर यात्रा पर गए और उनका अनुभव बड़ा सुखद रहा। लगभग तब से इन्होंने अपनी लेखनी चलानी शुरू की और सफलता हासिल करने गए। इससे पहले महात्मा गांधी से जैनेंद्र कुमार प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन के कारण लगभग 3 बार जेल भी गए। 22-23 की अवस्था तक जैनेंद्र कुमार बेरोजगार और दुनियादारी से अनजान रहे। पहली बार कहानी लेखन के लिए 4 रुपयों का मनी ऑर्डर पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी लेखनी चलती रही। 1929 में पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। इस पर अकादमी पुरस्कार के तहत 500 रुपया उन्हें मिले। इससे उन्हें आर्थिक सहाय के साथ साथ मनोबल भी प्राप्त हुआ। जैनेंद्र उन महान उपन्यासकारों, कहानीकारों में से एक ऐसे विद्वान है, एक ऐसे लेखक है जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को नई दिशा दी। जैनेंद्र का बाह्य व्यक्तित्व बिल्कुल सादगी के लिए हुआ था। अंतर में उनके करुणा, निरीहता और सद्भाव भरा हुआ था। उनके व्यक्तित्व पर गांधी जी, मार्क्स और फ्राइड का प्रभाव लक्षित होता है। जैन दर्शन के प्रभाव के अंतर्गत आत्मपीड़न और वेदनात्व का भी प्रकाशन जैनेंद्र साहित्य में हुआ है। अब हम देखेंगे कि जैनेंद्र का कृतित्व, जैनेंद्र ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है। उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। तो उनकी चर्चा हम इस मुद्दे में जैनेंद्र के कृतित्व पर ही करेंगे और उन कृतियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ा है वह भी हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जैनेंद्र एक उच्च कोटि का स्थान लेकर हिंदी साहित्य में प्रवेश किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य में इस प्रकार की रचनाएं लिखी है, जैसे उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन आदि उनके उपन्यास हैं। कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। कहानी संग्रह में फांसी, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, 1-2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधि तथा जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग आदि में उन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं। कहानी के अलावा उन्होंने निबंध क्षेत्र में भी काम किया है। पहला निबंध प्रस्तुत
प्रश्न साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार तथा ये और वे आदि प्रकार के निबंध संग्रह भी उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लिखे हैं। इन निबंधों की जानकारी हमारे पास होनी अनिवार्य है। निबंधों के अलावा उन्होंने अनुदित ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि मंदालिनी, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह तथा पाप और प्रकाश नाटक संपादित ग्रंथ, साहित्य चयन, निबंध संग्रह तथा विचारवल्लरी निबंध संग्रह सहायक ग्रंथ है आदि प्रकार के उन्होंने अनुदित ग्रंथ भी लिखे हैं। अब हम जैनेन्द्र कुमार की कृतित्व के बाद जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र की कथावस्तु देखेंगे। तो जैनेन्द्र की त्यागपत्र की कथावस्तु में हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें, किस प्रकार उपन्यास का आरंभ हुआ और अंत हुआ, यह जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैनेन्द्र ने प्रथमतः प्रमुख रूप से त्यागपत्र उपन्यास लिखा। तो सबसे पहले उन्होंने त्यागपत्र जो शीर्षक दिया है, जो नामकरण दिया है, वो किस प्रकार दिया है, किसके आधार पर दिया है, यह जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। कोई भी लेखक, कोई भी उपन्यासकार हो, कोई भी नाटककार हो या कोई भी कहानीकार हो, जो भी रचना लिखता है तो रचना लिखने से पहले वह उस रचना का निश्चित रूप से टाइटल यानी कि शीर्षक निश्चित करता है, तभी वह कृति या रचना आरंभ से लेकर अंत तक उस नामकरण के अनुसंधान में ही वो लिखता है और वह शीर्षक अंत में सार्थक होता है। तो जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यास में त्यागपत्र नामकरण रखा है। तो वह त्यागपत्र नामकरण वो कोई घटना या कोई व्यक्ति के नाम पर है या तो किसके आधार पर है, उसकी जानकारी भी हमारे पास होनी अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपन्यास की कथा वस्तु। जैनेन्द्र कुमार ने जो त्यागपत्र उपन्यास लिखा है उसकी कथा वस्तु का हम विश्लेषणात्मक ढंग से यहाँ देखेंगे। जैनेन्द्र कुमार का यह त्यागपत्र उपन्यास यह तीसरा उपन्यास है जो 1937 में प्रकाशित हुआ। यह एक बहुचर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। इस उपन्यास के रूप में जीवनी भी कह सकते हैं। यह एक लघु उपन्यास है। इसकी कथा, त्यागपत्र उपन्यास की कथा 8 अध्यायों में बांटी गई है। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र 2 है, गौण पात्र भी है, लेकिन मुख्य पात्र में कहानी का नायक प्रमोद है। वह जज की कुर्सी पर बैठा है, परंतु पाप पुण्य की समीक्षा करने में वह असमर्थ है, क्योंकि बुआ मृणाल जो प्रमोद से 4-5 साल बड़ी थी, उसके मरने की खबर पाकर वह बेचैन हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास का आरंभ होता है। बचपन के साथी के रूप में प्रमोद अपनी बुआ मृणाल की कथा, उसको जीवनी भी कहते हैं, कथा अपने शब्दों में लिखता है। यह उपन्यास प्रथम पुरुष में लिखा गया है। नायक प्रमोद है, जो आगे चलकर एक न्यायाधीश के पद पर बैठता है और बुआ से बिछुड़कर वह चैन नहीं पाता और आखिर अपनी बुआ की कथा लिखते लिखते अंत में वह लिखता है, आज जो असली तराजू है उसमें मैं हल्का तुल रहा हूँ। यह सब
मैल है जो मैंने बटोरा है, मैल की मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं सब नहीं चाहता हूँ, अंत में वह अपनी जजी छोड़ देता है। इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है। इस प्रकार त्यागपत्र उपन्यास का प्रारंभ और अंत प्रमोद से होता है। त्यागपत्र में मृणाल नामक एक संभ्रांत परिवार की नारी की गाथा है। माता पिता बचपन से ही मर चुके थे। बड़ा भाई और भावज प्रमोद के पिता और मात्र उसके अभिभावक है, जिनके साथ वह रहती है। बचपन में उसे अपनी भावज से बड़ा कड़ा संरक्षण मिला था। मृणाल के लिए प्रमोद यहाँ बुआ शब्द का ही प्रयोग करता है। पूरे उपन्यास में वह मृणाल को एक बुआ के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि मृणाल प्रमोद से कोई 4-5 साल बड़ी होगी। मृणाल के भाई उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते हैं, किंतु भावज अपने अनुशासन में सावधान है। आर्य गृहिणी का जो उसके मन में आदर्श था, वे ठीक उसी अनुरूप ढालना चाहती है। प्रमोद और बुआ की बहुत बनती है। दोनों के बीच में आपस में बहुत सारा संबंध है। वह तितली की तरह उड़ती फिरती है, नटखट है, स्कूल में उद्यम मचाती है और घर आकर वहाँ की नई शरारतें अकेले में प्रमोद को सुनाती है। बुआ धीमे धीमे बुद्धिमती होती जाती है। वह अपनी सखी शीला के भाई के साथ प्रेम करती है। जब भाभी को पता चला तो उसे बेत से पीटा। तब से मृणाल कभी हंसी ही नहीं। मृणाल का आरंभिक आचरण बहुत स्वाभाविक है। उसमें स्कूल की एक लड़की का खुलापन है, चहक है। शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध होने पर उसके मन की महक भी बड़ी सहज है। वह एक चिड़िया बनकर उड़ जाना चाहती है। उसका स्वाभिमान भी बड़ा आकर्षक है। भाभी के हाथों से बेत से बुरी तरह पीटने पर भी रोती नहीं है। वह गुमसुम पड़ी रहती है और न अपने प्यार को ही भला बुरा कहती है। मृणाल की भाभी अचानक मृणाल का रिश्ता तय कर देती है। उसकी शादी एक अधेड़ वय के विधुर के साथ कर दी जाती है, जहां उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद बुआ के खत आते पर उसमें खास कुछ समाचार नहीं होते। शादी के 8-10 महीने के बाद बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर को साथ लेकर घर चली आती है। भाई इस बात से अप्रसन्न होते हैं। प्रमोद के लिए पुराने दिल लौट आए, किंतु बुआ में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी। सारी देह पीली पड़ी थी और वह गर्भवती थी। भतीजा प्रमोद के साथ अपनापन होने के कारण बुआ उसे बताती है कि
बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फूफा उसे बेत से मारते थे क्योंकि वह खराब थी। 3 महीने बुआ अपने मायके में रही। फिर अंत में उसे फूफा के साथ जाने को तैयार होना पड़ा। उसकी सोच के अनुसार कन्या अपने पिता के घर के लिए नहीं होती, और फिर उसके तो पिता भी जीवित नहीं थे। प्रमोद भी बुआ की बातें सुन सुनकर बड़ा होने लगा था और समझदार। बुआ से काफ़ी लंबे समय तक प्रमोद का मिलना न हुआ। कुछ काल बाद पता चला कि बुआ ने एक मृत कन्या का जन्म दिया। बुआ के समाचार उसे कोई नहीं बताता। अंत में बहुत दिनों के बाद प्रमोद को यह पता चला कि पति ने बुआ को त्याग दिया है। बुआ दुचरित्र है और फूफा को मालूम है कि वह सदा से ऐसी ही है। उसे एक कोठरी में रख दिया। उसमें चाहे जैसे रहे। मायके जाने के लिए बुआ तैयार नहीं थी। बुआ को तलाशने के इस चक्कर में प्रमोद को यह भी पता चला कि अब बुआ उस जगह नहीं है। वहाँ से वह अमुक नगर चली आई। कोयले की एक दुकान वाला एक बनिया के साथ है। इसी दौरान प्रमोद के पिताजी का देहांत हो गया। प्रमोद बुआ को ढूंढते ढूंढते उस मोहल्ले में पहुंच गया जहां बुआ रहती थी। बुआ एक धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेक रही थी। देह दुबली थी, मुख पीला था, वह गर्भवती थी। बुआ के साथ बातचीत करके प्रमोद लौटते समय बुआ से कहता है, यह जगह मुझे बुरी मालूम होती है। तुम इस जगह कब तक रहोगी? बुआ का उत्तर है, इस कोठरी में मैं न रहूँगी, कोई और रहेगा। ये कोठरियाँ तो आबाद ही रहेगी। इनमें रहने लायक आदमी बहुत है। बुआ जानती है कि जिस कोयले वाले के साथ वह रहती है वह उसे ज़्यादा दिन नहीं रख सकेंगे, क्योंकि तब इस कोठरी से उसके उठने का भी दिन होगा। बुआ प्रमोद से वादा करती है कि वह वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी। इसका विश्वास रखो। वो खुद को बताती है कि मेरा विश्वास रखो। बुआ के अनुसार उस कोयले वाले ने उसके लिए सब कुछ त्यागा है। उसकी करुणा पर ही वह बची है। वह मर सकती थी लेकिन नहीं मरी। मरने का कोई अधर्म समझकर ही वह बच गई। वह उसे नहीं छोड़ सकती। वह पापिनी हो सकती है पर वैश्या नहीं। इस प्रकार इस उपन्यास में मृणाल का चरित्र बताया गया है। बुआ कहती है इस उपन्यास में, जिसको तन दिया उससे पैसे कैसे लिया जा सकता है? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो इसके और क्या धर्म है? बुआ स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती है। इसी कारण वह अपने पति से छल नहीं कर सकती थी। शीला के भाई के साथ प्रेम के किस्से की बात बुआ ने अपने पति से कह दी थी और तब से मृणाल
अपने पति के आंखों में कांटा बन गई थी। ससुराल की ही है, तभी तक मृणाल मायका की ही है। ससुराल से टूटी तब मायके से तो आप ही टूट गई। प्रमोद चुपचाप कोयले वाला की कोठरी में बुआ की कहानी सुन रहा है। बुआ गर्भवती होने के बाद आदमी को बुआ से विरक्ति हो रही थी और उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। अब वह मृणाल से दूर जाना चाहती थी, पर बुआ के पेट में उसका बालक था। फिर भी वह स्वार्थी नहीं थी, उसका मोह उससे टूट गया था। फिर भी मृणाल सोचती है कि जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है, उसकी सेवा में त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म तो यही कहता है। मृणाल की ऐसी अनोखी कहानी सुनकर प्रमोद कुछ समझ नहीं पा रहा था, किंतु कुछ ज़रूरतें हो तो लिखना कहकर प्रमोद उस कोठरी से चल दिया। रह रहकर लंबे अरसे तक प्रमोद बुआ को नहीं भूल पाता। वह फिर एक बार बुआ को ढूंढने उसी नगर पहुंचा। वहां कोयले की दुकान भी नहीं थी और पता चला कि वह आदमी अपनी औरत को पीट पाट कर छोड़कर भाग गया है। किसी के द्वारा पता चला कि मर्द के जाने के बाद भी वह औरत 1.5 महीना उसी घर में उसी में है रहती है। कपड़े सीते थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी, दुख दर्द में टाढ़स बंधाती थी। बच्चों को घर बिठाकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे काम को करने में तैयार रहती थी। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। अस्पताल में जाकर प्रमोद द्वारा छानबीन करने पर पता चला कि अस्पताल में 5 महीने हुए मीनाल नाम की स्त्री आई थी। उसके वहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की के माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। छानबीन करने पर प्रमोद का विश्वास पक्का हो गया कि वही बुआ होगी। वहाँ के डॉक्टर के अनुसार वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को तैयार थी। अंग्रेजी भी जानती थी। अच्छी लड़की थी, पर बच्ची बिचन को देने की और ईसा मसीहा को मानने की बात उसे स्वीकार नहीं थी। वह एक हिंदू स्त्री थी। वह अपने आप को एक हिंदू स्त्री के रूप में स्वीकार करती थी। संयोग से प्रमोद के रिश्ते की बात चलने पर डॉक्टर साहब के घर पर ही प्रमोद की बुआ से भेंट हो जाती है। बुआ उस समय डॉक्टर के घर छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ा रही थी। बसे उनसे खुश थे। वह स्कूल में भी पढ़ाती थी। डॉक्टर की बेटी राजनंदिनी को देखने प्रमोद आया था,
लेकिन बुआ को ढूंढते ढूंढते वह स्कूल के पास ही क्वार्टर में पहुंच जाता है जहां बुआ रहती थी। पता चला कि मुन्नी 10 महीने की होकर मर गई है। इस त्यागपत्र उपन्यास में इस करुण कथा को दिल में दबाए प्रमोद डॉक्टर साहब से छल नहीं करना चाहता था। रिश्ता तय होने पर, टीका होने पर प्रमोद ने चुनौती के साथ कहा कि मास्टरनी मेरी बुआ है। डॉक्टर साहब ने भी इस हकीकत को सहर्ष स्वीकार लिया, पर राजनंदिनी की माँ और बिरादरी को उसकी आपत्ति थी। रिश्ता टूट गया। बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गया। बुआ वह जगह भी नहीं छोड़ सकती थी। अंतिम बार जब प्रमोद बुआ से मिला तब वह वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी। वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। इस बार बुआ ने स्वयं प्रमोद को पत्र लिखा था। प्रमोद की माँ का देहांत हो चुका था। बुआ अब समाज की जुट्ठन के बीच रहती थी। दुर्जनता ही मानो वहाँ की कीमत थी। ऐसी जगह वह प्रमोद को नहीं बुलाना चाहती थी, पर प्रमोद से नहीं रहा गया और वह वहाँ पहुँच गया। वहाँ बुआ को बुलाने गया, पर बहुत बहस के बाद भी प्रमोद बुआ को नहीं ला सका। वह चला आया, फिर नहीं गया। आकर वकालत में ऐसा चिपट गया कि किस बात के लिए आंखें खुली न रहे, कुछ भी और न देखी। अपनी इस करनी का प्रायश्चित करते हुए प्रमोद को 17 वर्षों के बाद अपने आप पर धिक्कार की भावना आ रही है। अंतिम प्रकरण में स्वयं कबूल करता है, आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूँ। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है। मैल की मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं सब यह नहीं चाहता हूँ। अचानक उसकी आत्मा उसे कचोटने लगती है कि वह किस अमानुषिकता के 17 वर्ष बुआ को बिना देखे काट गया और अब खबर आती है कि बुआ मर गई है। बुआ को याद करते हुए वह स्वीकार करता है, बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर न आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ छोड़ दूंगा। अपने लिए तो उतनी ही स्वतः रहूँगा जितना अनिवार्य होगा, यह वचन देता हूँ। इसी के साथ वह अपनी सही करता है कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया है। यह त्यागपत्र उपन्यास का अंत है। बुआ की मृत्यु और प्रमोद का त्यागपत्र। इस प्रकार त्यागपत्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के अनुसार डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने इस उपन्यास के बारे में एक ट्रेजेडी की है। वज्र हृदय को भी हिला देने वाली ट्रेजेडी उसके अनाथ होने में नहीं,
उसके जीवन में रोटियों के लाल पड़ने में नहीं, उसके तिल तिल कर मरने में नहीं, बल्कि पति की प्रति समर्पित होकर जीवन व्यतीत करने के कारण पति के प्रति उपेक्षिता हो नारकीय जीवन को स्वीकार कर लेने पर बाध्य होने में है। परिस्थितियों के नीचे दबकर कब्र में चला जाना तो कुछ नहीं, पर परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर एक सती साध्वी स्त्री का वेश्या जीवन की भयंकर यंत्रणा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना, यह आत्मा की ट्रेजेडी है। इस प्रकार इस उपन्यास का अंत है। इस उपन्यास में डॉक्टर जैनेन्द्र ने आरंभ से लेकर अंत तक मृणाल की एक दर्दनाक कहानी कही है। इस उपन्यास की कथा वस्तु में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये मृणाल अपना जीवन आरंभ से लेकर अंत तक पति के बिना रहना, पति के दुख को सहन करना आदि बातें ध्यान में रखती है और संघर्ष करती है। हम जानते हैं कि किस प्रकार समाज में आज एक नारी को कितना दुख सहन करना पड़ता है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद एक जज के पद पर बैठे हुए किस प्रकार वो एक त्यागपत्र दे देता है और अंत में अपने संपूर्ण भूमिका उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक निभाते हैं। ये सारी की सारी बातें हम जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में देखते हैं। इस उपन्यास की कथावस्तु सुनने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं अथवा तो हम ये जान सकते हैं कि कथावस्तु है वह किस प्रकार उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लेखक का व्यक्तित्व और कृतित्व उस पर भी हम बड़े प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा त्यागपत्र उपन्यास की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ऐसे बड़े प्रश्नों को भी हम एक कथा वस्तु के आधार पर बना सकते हैं। स्टोरी जिस प्रकार आरंभ होती है उसी प्रकार क्रमशः अंत होता है। वह एक निश्चित टाइटल के अनुसंधान में ही उसका अंत होता है। तो हमने इस त्यागपत्र उपन्यास में कथावस्तु, पात्र परिचय और आपस में इन पात्रों का किस प्रकार संवाद हो रहा है उनका भी हमने ध्यान से चर्चा की। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इस उपन्यास की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन एक एक वाक्य के प्रश्न किस प्रकार बनते हैं उसकी भी हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना अनिवार्य है कि जिस प्रकार लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, अथवा तो इस उपन्यास का मुख्य नायक कौन है, अथवा तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास की नायिका कौन है, अथवा तो इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रकार इस उपन्यास के बड़े प्रश्न और संक्षिप्त प्रश्न और विकल्प वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो इकाई पढ़ेंगे उस इकाई में पात्र परिचय यानी कि पात्र या चरित्र चित्रण उपन्यास के मुख्य रूप से 6 तत्व है। जैसे मैंने बताया आपको कि कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों को हम क्रमशः आज हमने कथा वस्तु देख लिया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पात्र या चरित्र चित्रण पर हम चर्चा करेंगे। स्वाध्यायः परमः